वेलकम एवरीवन। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे इंडियन फिजिकल फीचर्स का लास्ट पार्ट, द डेजर्ट एंड द कोस्टल एरियाज। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। द डेजर्ट जो वर्ड से हम लोग समझते हैं वो ज़्यादातर हम लोग समझते हैं थार डेजर्ट या फिर सहारा डेजर्ट, और डेजर्ट एक्चुअल में दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कोल्ड डेजर्ट और एक होता है वार्म डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट होते हैं जो आर्कटिक रीजन, एंटार्क्टिक रीजन ये सब में मिलते हैं, और वार्म डेजर्ट को सब ट्रॉपिकल डेजर्ट भी बोलते हैं। जैसे कि हम समझते हैं थार डेजर्ट हो गया, फिर आपका सहारा डेजर्ट हो गया, इन सब डेजर्ट को वार्म डेजर्ट बोला जाता है। तो अगर लोकेशन के बारे में देखेंगे तो फिर लोकेशन आप देखेंगे, यहाँ से आपकी इंडस नदी निकलती है, तो वेस्टर्न साइड ऑफ थार डेजर्ट जो है वो आपका कवर्ड है इंडस नदी से। अगर नॉर्दर्न साइड देखा जाए और नॉर्थ ईस्ट साइड देखा जाए तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि पंजाब हरियाणा प्लेन्स है। अगर साउथ वेस्ट साइड, साउदर्न साइड देखा जाए, साउथ ईस्ट साइड, तो वो देखेंगे आप यहाँ पर है अरावली रेंज। अरावली रेंज वर्ल्ड की सबसे पुरानी, इंडिया की सबसे पुरानी रेंज है, और यहाँ पर है आपका रन ऑफ कच्छ साउथ साइड में। अगर टेम्परेचर्स की बात की जाए तो टेम्परेचर्स काफ़ी वैरी करती है। अगर दिन में देखा जाए तो बहुत गर्म रहती है, और रात को देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और अगर सीजन्स की बात की जाए तो फिर मेनली यहाँ दो सीज़न आते हैं, एक होता है समर और एक होता है विंटर। समर में वही यूजुअल टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और विंटर में टेम्परेचर काफ़ी लो फॉल हो जाता है। अगर रेनफॉल की बात करें तो ऑब्वियसली क्योंकि ये एक डेजर्ट है, रेनफॉल तो काफ़ी लो होता है, यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी लो होता है। और जो डेजर्ट का एक बहुत कॉमन फीचर है वो होता है डस्ट स्टॉर्म, क्योंकि यहाँ पर जितने भी विंड्स आती है उनमें मॉइस्चर नहीं रहता है, उन विंड्स में पानी नहीं रहता, तो फिर वो ड्राई विंड्स होती है। और ड्राई विंड्स जब डेजर्ट से निकलती है अपने साथ विंड कैरी करती है तो बनाती है आपका डस्ट स्टॉर्म, जो कि अगर डेजर्ट में कोई रहता है तो उन्हें पता होगा कि ये बहुत ही कॉमन फीचर है डेजर्ट का। तो यहाँ पर हम डिटेल से एक बार देख लेंगे। लोकेशन अगर पूछा जाए तो फिर इट इज़ बाउंड बाय द प्लेन्स ऑफ इंडस रिवर। अब प्लेन्स ऑफ इंडस रिवर यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि प्लेन्स ऑफ इंडस रिवर पड़ेगा हमारा पाकिस्तान में, तो ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है। पंजाब प्लेन टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अगर पंजाब प्लेन की बात की जाए तो फिर पंजाब प्लेन को हरियाणा प्लेन भी बोला जाता है। इंडिया में अगर प्लेन्स आप चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले चैप्टर देख सकते हैं, पर यहाँ पर मैं एक ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूँ आपको। यहाँ पर होता है पंजाब या फिर हरियाणा प्लेन। इंडिया का जो ये अपर साइड होता है, ये साइड होता है जहाँ पर ये आपका डेजर्ट है, जिसे बोला जाता है राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन, उसके बाद यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल का जो एरिया है उससे बोला जाता है आपका गंगा प्लेन। और जो आपके नॉर्थ ईस्ट साइड में ब्रह्मपुत्र रिवर बहता है जहाँ से, उससे बोला जाता है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो टोटल 4 प्लेन्स है इंडिया में, उसमें से यहाँ पर नॉर्थ में आपको जैसे दिखाई दे रहा है इस मैप में है आपका पंजाब हरियाणा प्लेन्स। अरावली रेंज है आपके साउथ ईस्ट साइड में, और रन ऑफ कच्छ है आपका साउथ साइड में। द नेम इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड थूल। थूल का मतलब बालू का पहाड़। आप बालू का देखे होंगे कि कहीं कहीं पे पहाड़ जम जाता है, उन्हें लोकल लैंग्वेज में थूल बोलते हैं, और थूल से ही वर्ड आया है आपका थार। थूल से ही वर्ड आया आपका थार, तो इसको थार डेजर्ट बोलते हैं। अगर डेजर्ट्स की रैंक में देखा जाए तो इट इज़ द 17th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अगर सब ट्रॉपिक देखा जाए तो फिर 9th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। डेजर्ट जैसे मैंने बोला एक कोल्ड डेजर्ट होता है और एक वार्म डेजर्ट होता है, तो अगर दोनों कैटेगरी को इंक्लूड किया जाए तो फिर इसका रैंक 17th होता है। और अगर सिर्फ वार्म डेजर्ट को रखा जाए, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, तो फिर इसका रैंक होता है 9th। एनुअल रेनफॉल की बात की जाए तो यहाँ पर एनुअल रेनफॉल बहुत ही कम होता है, 4 से 20 इंचेस। और टेम्परेचर्स की बात की जाए तो टेम्परेचर्स समर में काफ़ी हाई रहता है और विंटर में काफ़ी लो हो जाता है। इंग्लिश में एक फेमस बात है इजी कम इजी गो। इसका मतलब है जितने जल्दी से आता है उतने जल्दी से कोई चीज़ चली जाती है। ऐसा ही होता है यहाँ पर हीट, क्योंकि अगर सैंड को देखा जाए, सैंड आपकी हीट या फिर टेम्परेचर को रोक के नहीं रख सकती, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी गर्मी को छोड़ भी देती है। अगर आपके घर में टीन हो तो फिर आपको पता होगा टीन की छत सुबह को कितनी ज़्यादा गर्म हो जाती है और फिर रात को कितनी जल्दी ठंड हो जाती है, क्योंकि कोई चीज़ जब जल्दी से गर्मी को
ऑब्जॉर्व करती है वो उतनी जल्दी गर्मी को छोड़ भी देती है। पर अगर हम पानी की बात करें तो फिर पानी गर्म होने में काफ़ी टाइम लगाती है और गर्म से ठंडे होने में भी काफ़ी टाइम लगाती है। इसलिए हम लोग कोस्टल रीजन में जो देखेंगे जहाँ पर ओशन रहता है, सी रहता है, वहाँ पर टेम्परेचर आपका एवरेज में रहता है, मतलब 23 to 25 डिग्री सेल्सियस। ये सुबह को भी इतना ही रहता है और शाम को भी इतना ही रहता है। ये यहाँ वाटर है जो कि टेम्परेचर को पकड़ने में भी टाइम लगाता है और टेम्परेचर को छोड़ने में भी टाइम लगाता है। इसलिए आप देखेंगे कि कोस्टल एरिया स्पेशली जैसे कोई एरिया हो गया जैसे बेंगलोर, वहाँ पर टेम्परेचर आपका पूरा साल एवरेज रहता है और कभी ना ये ज़्यादा बढ़ता है या फिर ज़्यादा कम हो जाता है। इसका अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर की बात करें तो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है लूनी। पर लूनी रिवर से इरिगेशन के लिए इनको सोर्स नहीं मिलता है। आप अगर देखेंगे थार डेजर्ट एक बहुत ही बड़ा एरिया है इंडिया में। और इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन इतना हाई है तो फिर इतना बड़ा एरिया विदाउट कल्टीवेशन रहेगा ये पॉसिबल नहीं है। पर कल्टीवेशन करने के लिए रेनफॉल बहुत ही ज़रूरी होता है और यहाँ पर रेनफॉल जैसा आपने देखा 4 to 20 सेंटीमीटर होता है, 4 to 20 इंचेस, 4 to 20 इंचेस होता है और वो कभी भी काफ़ी नहीं होता रेनफॉल के हिसाब से। तो फिर इसलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इरिगेशन करवाने के लिए यहाँ पर है इंदिरा गांधी कैनाल जो ये पूरे डेजर्ट को पानी देती है। इंदिरा गांधी कैनाल के अलावा भी ये जगह वूल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वूल यहीं पे प्रोडक्शन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया के बारे में। कोस्टल एरियाज, अगर कोस्ट की बात की जाए तो फिर दो में डिवाइड होता है, एक होता है आपका वेस्ट कोस्ट और एक होता है ईस्ट कोस्ट। अगर वेस्टर्न कोस्ट की बात की जाए तो फिर पहले आता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और लास्ट में आता है केरला। टोटल आपके 5 स्टेट्स है यहाँ पर। अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 4 स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। टोटल 4 कोस्ट। अब ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि वेस्टर्न घाट आपका ज़्यादा लंबा है और कॉन्टिन्यूस रेंज है और कोस्ट के काफ़ी करीब है, और ईस्टर्न घाट में काफ़ी ब्रेक्स है और ये कोस्ट से काफ़ी दूर है। अगर आप डिटेल्स में ये देखना चाहेंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट तो फिर मैं बोलूँगा यहाँ पर आई बटन क्लिक कीजिए, वहाँ पर से आपको मिलेगा द पेनिनसुला इंडिया के चैप्टर्स। आप पेनिनसुला इंडिया के चैप्टर्स देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस किया। अब चैप्टर में वापस आता है। अगर देखा जाए वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट का डिफरेंस यहाँ पर कॉन्टीन्यूस नहीं है। इसका मेन कारण है क्योंकि यहाँ पर जो रिवर बॉडीज़ है, ज़्यादातर रिवर बॉडीज़ है वो आपके ईस्टर्न साइड में बहती है। इंडिया का अगर 3D मैप देखा जाए तो फिर आप देखेंगे जो वेस्टर्न साइड पे है लैंड मास वो ज़्यादा ऊपर है ना कि ईस्टर्न साइड के। मतलब यहाँ पर है आपका बे ऑफ बंगाल और इधर है आपका अरेबियन सी। इसलिए आपका ज़्यादातर जो नदी है वो ईस्टर्न साइड में बहती है और बे ऑफ बंगाल में मिलती है, और उसके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन बनता है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जब ऑब्स्ट्रक्शन बनता है तो आपको पता है नदी पहाड़ काट दे दिए और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। हिमालय नदी को आपकी इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर काट देती है, और ऐसे ईस्टर्न घाट को आपकी महानदी, कावेरी, कृष्णा, बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ काट देती है। इसलिए ये कॉन्टिन्यूस नहीं है और कोस्टल एरिया से काफ़ी दूर है। अगर वेस्टर्न घाट की बात की जाए तो फिर इसका कोस्ट भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कट गया, यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया। पर अगर ईस्टर्न घाट की बात की जाए तो ईस्टर्न घाट में कोस्टल एरियाज काफ़ी लंबे होते हैं और इसको 2 हिस्से में आप डिवाइड भी कर सकते हैं। जो अंदर का हिस्सा होता है उसको प्लेन बोलते हैं और जो बाहर का हिस्सा होता है उसे हम लोग कोस्टल एरियाज बोलते हैं। अब हम लोग स्लाइड में एक बार देख लेंगे वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट द कोस्टल एरियाज आर नैरो। आपको जैसे मैंने पहले ही मैप में दिखाया कि वेस्टर्न कोस्ट आपके कोस्टल एरिया से बहुत करीब है और ये बॉर्डर्स के भी बहुत करीब है, इसलिए कोस्टल एरियाज काफ़ी नैरो होते हैं, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होते और इनमें मोर रेनफॉल होते हैं। क्योंकि जो वेस्टर्न घाट है जैसा मैंने पहले दिखाया आपको इंडिया के मैप में, अगर आप 3D मैप देखें तो आप देखेंगे वेस्टर्न साइड ज़्यादा एलिवेटेड है। ज़्यादा एलिवेटेड होने के कारण ये ज़्यादा हाई भी है और जो मॉइस्चर लेडन विंड होते हैं उनको ये रोक देती है अपने रास्ते पे, और रोकने के वजह से यहाँ पर काफ़ी रेनफॉल होता है। रिवर्स फॉर्म एस्चुअरीज। एस्चुअरी और डेल्टा का थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर डेल्टा और एस्चुअरी जो मिलता है, डेल्टा ज़्यादातर आपके ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स या फिर जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है उन रिवर्स पे मिलता है, और एस्चुअरी मिलता है आपके वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स पे।
डेल्टा आपके लैंडमास बनाती है, लैंडमास को एक्सटेंड करती है, पर एस्चुअरी ऐसा कोई भी काम नहीं करती है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है और कोई भी लैंडमास को एक्सटेंड नहीं कर सकती। अगर डेल्टा की बात की जाए तो फिर ये मेन रिवर बॉडी एकदम जब डाइंग स्ट्रक्चर पे आती है बहुत ही स्लो स्पीड से ये जाके सी में मिल जाती है, पर एस्चुअरी जब सी में जाके मिलती है इसका स्पीड एकदम भी कम नहीं होता और ये पूरे स्पीड में जाके सी या फिर ओशियन जो भी बिगर वाटर बॉडीज है उससे जाके मिल जाती है। क्योंकि ये डेल्टा की जो नदी है वो इतने स्लो स्पीड से चलती है तो ये अपना जितना लैंड मास कैरी करती है, जो भी सॉइल कैरी करती है उससे यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। पर अगर एस्चुअरी की बात की जाए और जो रिवर्स यहाँ पर बहते हैं वो आपने देखा ही होगा कि कोई भी स्लो स्पीड से नहीं चलता है और इसलिए कोई लैंड मास भी डिपॉजिट नहीं करता। अगर डेल्टा की बात की जाए तो ये अपने एंडिंग पे एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना देती है सी में जाके मिलने से पहले। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाई है सी में मिलने से पहले। यहाँ पर एस्चुअरी में कोई भी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते और ये सीधा जाके सी में जाके मिलते हैं। अगर डेल्टा की बात की जाए तो फिर हम लोग देखेंगे गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सब बनाती है आपकी डेल्टा। एस्चुअरी की बात की जाए तो एस्चुअरी बनाती है आपकी नर्मदा नदी, तापी नदी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है एस्चुअरी और डेल्टा के बारे में। अगर कोस्टल एरियाज देखा जाए तो फिर ये 3 कोस्ट रहती है। पहले है कोंकण कोस्ट, फिर है कन्नड़ कोस्ट और लास्ट में है मालाबार कोस्ट। इनका एक्सटेंशन एक बार देख लेंगे कहाँ से कहाँ तक है। कोंकण कोस्ट का देखा जाए तो फिर ये गुजरात से गोवा तक एक्सटेंड होती है। कन्नड़ कोस्ट आपकी कर्नाटका की जो कोस्ट होती है उसको कहते हैं कन्नड़ कोस्ट, और मालाबार कोस्ट केरला का जो कोस्ट होता है उसे कहते हैं मालाबार कोस्ट। फिर आते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे। ईस्टर्न कोस्ट मैंने जैसे बताया था ईस्टर्न घाट काफ़ी लंबा स्पेस बनाती है कोस्टल एरियाज से। जो कोस्ट रीजन होती है उसके बाद सी आता है, तो इतना लंबा जो एरिया होता है जो सी से ज़्यादा दूर रहता है उसे हम लोग प्लेन बोलते हैं, और सी के जो एकदम करीब होता है उसे हम लोग कोस्टल एरिया में डिवाइड करते हैं। पर वेस्टर्न घाट जैसा आपने देखा कि सी या फिर ओशियन के बहुत करीब रहता है, इसलिए उसे 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते और उसके सिर्फ कोस्टल एरियाज है। पर ईस्टर्न घाट या फिर ईस्टर्न कोस्ट काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी ब्रॉड होता है, इसलिए 2 हिस्से में डिवाइड होता है। एक होता है प्लेन और दूसरा होता है आपका कोस्टल एरिया। तो ये लिखा हुआ कोस्टल एरिया ब्रॉड होता है, काफ़ी कॉन्टिन्यूस होता है, पर इसमें लेस रेनफॉल होता है। क्योंकि आपने देखा ही होगा इंडिया अगर आप देखें तो फिर ईस्टर्न घाट की जो साइड्स है वहाँ पर जो माउंटेन्स है वो ना ही सिर्फ नदियों से काफ़ी बार कॉन्टिन्यूस नहीं है, काट दी गई है। दूसरा फीचर ये भी है कि जो नदियाँ है, जो पहाड़ है वो ज़्यादा ऊंचे नहीं है, इसलिए जो विंड बहते हैं यहाँ पर वो विंड को वो रोक नहीं सकते और विंड वो सामने से उनके ऊपर से बह जाती है, इसलिए रेनफॉल यहाँ पर काफ़ी कम होता है। और जो कोस्टल एरियाज में ईस्टर्न कोस्ट में जो रेनफॉल होता है ज़्यादातर आपके साइक्लोन्स की वजह से होता है। यहाँ पर जो रिवर्स है, रिवर्स द फॉर्म डेल्टाज। जो लैंड एक्सटेंशन बड़ा है उसका एक बहुत बड़ा कारण डेल्टास है। डेल्टास में जैसे आप लोग ने देखा ही है डेल्टास लैंड मास इंक्रीज कर देती है, तो यहाँ पर भी ईस्टर्न घाट में भी लैंड मास इंक्रीज कर देती है। ये लैंड मास आस्ते आस्ते इंक्रीज होके सी में लैंड क्रिएट करता है, इसलिए इसका जो कोस्टल एरियाज होता है वो इतना ज़्यादा ब्रॉड होता है। तो पहले हम लोग देख लेंगे कौन कौन से प्लेन हैं। पहले अगर देखा जाए गंगा से महानदी तक आपका है उत्कल प्लेन, महानदी से चेन्नई तक है आपका आंध्र प्लेन, और चेन्नई से कन्याकुमारी तक है आपका तमिलनाडु प्लेन। इसके अगर कोस्टल एरियाज देखे जाए तो फिर मेनली इसके 2 कोस्टल एरियाज होते हैं। एक को बोला जाता है नॉर्थ सीकास और दूसरा को बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। एक बार इसको मैप में हम लोग देख लेंगे, ये मैप में थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको। तो अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात की जाए, ईस्टर्न घाट की बात की जाए तो वो 2 स्ट्रक्चर बनाता है और वेस्टर्न कोस्ट सिर्फ 1 स्ट्रक्चर बनाता है। पहले हम लोग वेस्टर्न साइड का देख लेंगे। तो कोस्टल रीजन्स की बात की जाए तो फिर हम लोग पहले देखेंगे वेस्टर्न कोस्ट। गुजरात से गोवा तक आपका आता है कोंकण कोस्ट। फिर आपका कर्नाटक में आता है कन्नड़ कोस्ट। केरला में आता है आपका मालाबार कोस्ट।
अगर ईस्टर्न साइड की बात की जाए तो ईस्टर्न साइड काफ़ी ब्रॉड रहता है। इसको दो स्ट्रक्चर में डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है आपका कोस्ट, दूसरा जो अंदर के साइड रहता है उसको कहते हैं प्लेन। अगर कोस्ट की बात की जाए तो ये आपका आ गया नॉर्दर्न सिकार्स, और जो नीचे के साइड है वो आपका आ गया कोरोमंडल कोस्ट। अगर प्लेन्स की बात की जाए तो गंगा से महानदी तक जो है उसे कहते हैं उत्कल प्लेन। जो आंध्र प्रदेश में है उसे कहते हैं आंध्रा प्लेन, और जो आपकी तमिलनाडु में है उसे कहते हैं तमिलनाडु प्लेन। तो इसके 3 प्लेन हो गए और 2 कोस्टल एरियाज हो गए। और जो अगर वेस्टर्न साइड के देखे जाए तो फिर इसके सिर्फ 2 कोस्टल एरियाज है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसी के साथ हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास से हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उन लोगों को थैंक यू सो मच, और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे काफ़ी मदद मिलता है। और अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और मिलेंगे अगले वीडियो में।